Railway, railway, the most important contribution of British rule was to be introduced uh, in India in 1850 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया भारत में, रेलवे को लॉन्च किया आप कह सकते हैं। रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसका एक फ़ायदा भारत को हुआ कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में लोगों को मदद किया रेलवे ने एक जगह से दूसरी जगह, जो कि रेलवे नहीं होने के पहले हम नहीं आ जा सकते थे। जैसे अगर हम नॉर्थ से साउथ अगर जाना चाहें तो उस समय पर बहुत मुश्किल था जब रेलवे नहीं था भारत में। पर रेलवे के आने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया और लोग जोड़ने लगे एक दूसरे से। बिकॉज अंग्रेज़ों के शासन से कहीं ना कहीं सभी लोग त्रस्त थे, तो वो लोग जुड़ने लगे आपस में और एक नेशनल इंटीग्रेशन है ना प्रमोट हुआ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुई। इट इन्हेंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच अफेक्टेड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। इन्होंने कमर्शलाइजेशन को भी डेवलप किया, रेलवे की मदद से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ। बिकॉज अब खेती की जो प्रोड्यूस थी वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना थोड़ा सा आसान था। रेलवे की ही मदद से कमर्शलाइजेशन में और आसानी हुई, बिकॉज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवे, जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को माल को आसानी से पहुंचा सकते थे। रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड द ब्रिटिश मोर देन इंडियंस। भाई सीधी बात है, रेलवे की मदद से ही फॉरेन ट्रेड भी डेवलप हुआ, जिसका सीधा सा एडवांटेज ब्रिटिशर्स को मिला। बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को ही उसका लॉस बियर करना पड़ा। बिकॉज भारत के कमाए हुए पैसे से ही अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे लॉन्च किया था, लेकिन मोटिव था खुद का इंटरेस्ट, खुद का फ़ायदा। तो अंग्रेज़ सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे लॉन्च किया था, और रेलवे लॉन्च करने के लिए जो कॉस्ट लगी थी वो भी भारत से ही कमाई गई थी। तो इसलिए उस समय में अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों के समय में अगर हम बात करें, जब रेलवे लॉन्च हुआ था 1850 में, तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, इकोनॉमिक लॉस था। बिकॉज उसका कोई भी एडवांटेज बहुत हद तक भारत को नहीं मिल रहा था। अगर हम बात करें नेशनल इंटीग्रेशन जो प्रमोट हो रहा था, कल्चरल और सोशल बैरियर्स जो लोगों से टूट कर और है ना लोगों का जुड़ना जब शुरू हुआ, सिर्फ एक ये बेनिफिट था भारत को। बाकी इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स थे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड का डेवलप होना, ये सब अंग्रेज़ों के ही बेनिफिट के लिए हुए। हमारा अगला पॉइंट आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। भाई वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह अंग्रेज सरकार ने डेवलप तो किए, लेकिन वो उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। बिकॉज इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं था, मतलब सीधी तौर पे भारत के लोगों को या भारत को कोई भी फ़ायदा नहीं था। Inland waterways proved to be uneconomical, as in case of Coast Canal on Odisha coast. This canal was built at huge cost, but it failed and had to be abandoned. भाई इन्होंने काफ़ी खर्चा करके कॉस्ट कैनाल जो उड़ीसा के पास में है, उड़ीसा पर है, वो उन्होंने डेवलप किया, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट भारत को नहीं था। इवन अंग्रेज़ों को भी उतना फ़ायदा उससे नहीं हुआ, और बाद में उसको अबेंडेंट छोड़ देना पड़ा, त्याग देना पड़ा, और उनका मोटिव भी फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन हमारी एक ह्यूज कॉस्ट जो भारत के लोगों की खून पसीने की कमाई थी, वो ह्यूज कॉस्ट इसमें लग गई। और ह्यूज कॉस्ट कैसे, भारत जो के लोग जो उस समय पर लगान देते थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को जो लगान देते थे
जो टैक्स दिया जाता था, उसी पैसे से अंग्रेज सरकार यहाँ ये डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए। और उसमें भी एक लॉस हुआ कॉस्ट कैनाल के तौर पे, उस पर ह्यूज कॉस्ट लगी और उसको बाद में छोड़ देना पड़ा, मतलब वो कोई बेनिफिशियल नहीं रहा, इसलिए उसको त्याग देना पड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय पर पोस्ट और टेलीग्राफ ही थे, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे अंग्रेज़ों के समय में। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का एक इन्होंने सिस्टम, इट्स टाइप ऑफ फैक्स आप कह सकते हैं, इन्होंने डेवलप किया। इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को हम सब जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, कानून और मतलब लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो स्थिति है कानून को मेंटेन करने की, जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव टेलीग्राफ सिस्टम जो था वो भारत में लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम। लेकिन उसका बेनिफिट अंग्रेज सरकार के ही लिए था। द पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन इनएडिक्वेट। इसका जो जनरल पब्लिक को इसका बेनिफिट हो सकता था वो ना होते हुए अंग्रेज सरकार तक ही सीमित रहा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जरूर एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट भारत के लोगों को नहीं था। रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई क्या कारण थे जिससे कि अंग्रेज सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया? पहला, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। उन्होंने अपने खुद के फ़ायदे के लिए किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उन्होंने कोई भारत के लिए नहीं किया, कोई सोशल वेलफेयर नहीं था, उनको अपना ही बेनिफिट था। रोड्स पर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, हम पहली स्टडी कर चुके हैं। आर्मी को रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह देश भर में ले जाने के लिए किया जाता था, देश के बाहर ले जाने के लिए किया जाता था। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट, जो भी नियरेस्ट पोर्ट है, बंदरगाह वगैरह जो जहाँ शिप वगैरह है, उसके लिए किया जाता था, और वहाँ से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेजा जा सके या जहाँ भी इनको इनका मूवमेंट हो। दूसरा हमारा पॉइंट आता है रेलवेज़ को डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने फॉर दीज रीज़न। क्या रीज़न थे? पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इंडियन टेरिटरी यानी कि एरियाज़। टेरिटरी का मीनिंग एरियाज़ ही होता है एक तरह से। और इफेक्टिव कंट्रोल चाह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे थे भारत के एरियाज़ में, पूरे भारत पर वो एक इफेक्टिव कंट्रोल अपना बनाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने रेलवे डेवलप किया। अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, जैसा हमने अभी समझा, और फॉरेन ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करने के लिए भाई यहाँ से जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किसानों ने की है, जो भी सिल्क, टेक्सटाइल, जो भी कॉटन है, इंडिगो है, जूट है, इन सब ये एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से कलेक्ट करके वो विद द हेल्प ऑफ रेलवे पोर्ट तक पहुँचा पाएँ। इसके लिए उनको रेलवे की रिक्वायरमेंट थी। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। अब ब्रिटिश फंड के लिए ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इसकी मदद से वो भारत के कोने कोने तक पहुंच चुके थे। रेलवे की मदद से ब्रिटिशर्स भारत के कोने कोने तक पहुंच चुके थे। अगला पॉइंट है हमारा, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लोगों की जनरल पर्पस के लिए नहीं था, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं था, ये उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप किया। अब सवाल उठता है कि अंग्रेज सरकार ने जो भी कुछ किया उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का भारत के लिए? तो ये हमारे लिए उनका इंटेंशन तो ऐसा नहीं था कि उसका बेनिफिट भारत को या भारत के लोगों को मिले, लेकिन उसका फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन रहा। वो क्या रहा वो हम देखते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। अंग्रेज़ों के आने के पहले कमर्शलाइजेशन नहीं था, लोग सिर्फ अपनी कहना चाहिए बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। उन्हें नहीं था कि एक मीन्स ऑफ बिज़नेस भी हो सकता है, ये इसका हम एक एज ए बिज़नेस हम इसको कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, इन अपने आप में फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए तो डेवलप किया एफिशिएंसी को। इसी के मदद से इट चेंज द आउटलुक ऑफ फार्मर्स।
they gradually came to be expected as accepted came to be accepted as business rather than mere means of subsistence। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वही अंग्रेज़ों के आने से पहले लोग सिर्फ खेती इसलिए करते थे कि अपनी ज़रूरतें पूरी करें, उतना अनाज उगाएं, और वाटर सिस्टम भी का भी प्रॉब्लम था। तो ये सब चीज़ें थी, उतना सब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था एग्रीकल्चर का। अंग्रेज़ों ने हमें बताया कि भाई खेती सिर्फ अपना मीन्स ऑफ सब्सटेंस नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल नहीं है भाई, इसको आप बिज़नेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमें एक पहला बेनिफिट मिला कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। हम सीखे अंग्रेज़ों से कि खेती का एक कमर्शियल एक बेनिफिट हो सकता है, एज ए बिजनेस प्रूफ हो सकता है, खेती को बिजनेस के तौर पर भी लिया जा सकता है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट ऑफ रोड रेलवेज प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। हमने पहले भी पढ़ा, रोड एंड रेलवेज बनने के कारण से नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, लोग जुड़े एक दूसरे से, और बहुत सस्ता भी था, बहुत महंगा नहीं था। रेलवे रोड जिसमें अगर हम बात करें तो रेलवे तो आज भी बहुत सस्ता है, आज भी इट्स वेरी चीप और इकोनॉमिक सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे लिए। ओपनड अप, इसने क्या किया, एंड ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, नए नए अवसर इसने डेवलप किए सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ से रिलेटेड, और रेलवे ने हमें बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, और बहुत ही कम दाम में कह सकते हो आप, बहुत ही कम चीप रेट में, इकोनॉमिक रेट में हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे। चेक ऑन फेमाइन, अब बात आती है चेक ऑन फेमाइन कैसे। रोड एंड रेलवेज जब डेवलप हुए तो कहीं भी भूखमरी की स्थिति बनती थी ड्यू टू ड्रॉप, जो भी मतलब सूखा या अकाल पड़ने की स्थिति में, जहाँ भी लोग भूख से मर रहे हैं, फेमाइन की स्थिति जब भी डेवलप होती थी, तो रोड एंड रेलवेज की मदद से उन तक मदद पहुंचाना बहुत आसान हो जाता था। फूड सप्लाईज कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अफेक्टेड एरियाज। फूड सप्लाई हम बहुत आसानी से इन लोगों तक, घर भूखे मर रहे लोगों तक खाना हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते थे बिकॉज ऑफ रोड एंड रेलवेज। तो जिसके कारण से हमें ये मदद मिली। रोड एंड रेलवेज नहीं थे तब बहुत मुश्किल हुआ करती थी लोगों तक मदद पहुंचने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अंग्रेज़ों के आने से पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वाटर सिस्टम हम सब जानते हैं। ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को हेल्प किया शिफ्ट होने में बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम में इन्होंने रुपया डेवलप किया। भारत में रुपये का इन्वेंशन अंग्रेज़ों ने ही किया है, ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। शिफ्ट टू मॉनेटरी, ये हमने अभी पढ़ा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन system. British government had an efficient administrative system which served as ready reckoner for Indian politicians and planners. लिखा हुआ है, Indian politicians and planners. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, और ये सिस्टम जब हमें मिला जब हमने विरासत में अंग्रेज़ों से लिया, जब अंग्रेज़ छोड़ कर गए भारत को, तो ये पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव बना बनाया सिस्टम हमें मिला, जिसकी मदद से हमारे पॉलिटिशियन के लिए और प्लानर्स के लिए ये बहुत आसान हो गया प्लानिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना और उसको डील कर पाना। तो ये कुछ बेनिफिट भारत के लिए भी रहे अंग्रेज़ों के एफर्ट से जो हमें मिले। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताना चाहूँगा कि बिज़नेस स्टडीज़ का हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा। इन दोनों ही चैप्टर्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर और बिज़नेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, मतलब इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ का हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ थोड़ा अभी बिज़ी रहने के कारण मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं रह पाया था, तो उसके लिए
आगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।